गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसके 2 वीडियो थे। प्रत्येक जो भी सिस्टम है, तंत्र है, उनके 2 वीडियो हैं। 2 वीडियो पाचन तंत्र के, 2 वीडियो श्वसन तंत्र के, 2 वीडियो रक्त परिसंचरण तंत्र के। इसके पश्चात ये 7 नंबर का वीडियो है, ये है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। जो भी प्रश्न आता है उत्सर्जन से संबंधित, तो उसमें सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा पूछी जाती है। उत्सर्जन किससे कहते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है, भोजन का पाचन है, श्वसन क्रिया, इनको उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। इन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर से बाहर त्यागना या उत्सर्जित करना उत्सर्जन कहलाता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये अमोनिया, एमिनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। तो इनको शरीर से बाहर उत्सर्जित करना उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग भी है, फेफड़े हैं, त्वचा है, ये अन्य उत्सर्जी अंग है। यकृत। अब ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले है अमोनिया। अब जैसा नाम है वैसे ये जंतु कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक। एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करने वाले जंतु कहलाते हैं एमिनोटेलिक। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु कहलाते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। इसमें क है, यूरिकोटेलिक। तो सबसे पहले है अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं। अमोनिया कैसे बनती है? इनमें प्रोटीन के डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब है विघटन होना। प्रोटीन के विघटन होने से विषैली गैस अमोनिया बनती है। और अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जलीय प्राणी इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, ये जंतु है। प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, ये जंतु आते हैं। पोरीफेरा में ये साइकोन है, स्पोंजिला है, ऐसे। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा है। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो केकड़े वगैरह है, समुद्री केकड़े वगैरह, इस तरह के जंतु है। तो ये जल में रहने वाले जो जंतु हैं उनमें होता है, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूसरा है एमिनो अम्ल। इन जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एमिनोटेलिक। एमिनो अम्लों का निर्माण करने वाले जंतु एमिनोटेलिक जंतु कहलाती है। इसके उदाहरण है मोलस्का व इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का में पाइला, यूनियो, सिपी, जो जलीय प्राणी है, ये आती है। इकाइनोडर्मेटा, जिसमें समुद्री अर्चिन है, तारा मछली है, ये आती है। तो ये प्राणी कहलाते हैं एमिनोटेलिक। तीसरा है यूरिया। इन जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का निर्माण होता है। अतः यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। इनमें यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कैसे होता है? अमोनिया और CO2 के संयोजन से, इनके मिलने से। और एक आर्निथीन चक्र है, उसके द्वारा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। आर्निथीन चक्र, जिसमें अमोनिया, CO2 है, इनका संयोजन होता है। और किस प्रकार से यूरिया बनता है ये हम पढ़ते हैं, वो होता है आर्निथीन चक्र। कौन कौन से जंतु है जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं? स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी है, मनुष्य है, बंदर है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आ जाते हैं इसमें। उभयचर, जो जल थल दोनों जगह पर रह सके। समुद्री मछलियां है, केंचुआ है, केंचुआ उभयचर प्राणी है। मेंढक है। इसके बाद में लास्ट है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिकोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। यह यूरिया की तुलना में कम विषैला होता है।
यानी सर्वाधिक विषैला है अमोनिया, उससे कम ये है, उससे कम यूरिया है, और ये यूरिया से भी कम विषैला है यूरिक अम्ल। ये अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। अर्ध ठोस, जो ना तो तरल रूप में होता है ना बिल्कुल ठोस रूप में होता है। इसके उदाहरण पक्षी, सरीसृप, पक्षी जो भी उड़ने वाले ये जो पक्षी हैं, ये इनमें ये अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप रेंग करके चलने वाले प्राणी है, सर्प वगैरह है, घड़ियाल है। कीट, उड़ने वाले जो कीट वगैरह है, ये सभी अर्ध ठोस रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल का। तो ये नाइट्रोजन अपशिष्ट है, ये 4 प्रकार के आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपको इसकी परिभाषा बता दी गई है, कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके नाम बता दिए गए हैं। हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, किडनी, और उसके अलावा अन्य उत्सर्जी अंग है फेफड़े है, त्वचा है, यकृत है, इनके नाम आपको बता दिए हैं। इसके बाद में है अब मानव उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सी है? प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, किडनी, और किडनी के साथ में जो अन्य उत्सर्जी अंग है जिनको सहायक उत्सर्जी अंग कहते हैं, ये कौन कौन सी है? वृक्क के साथ में मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है किडनी, उसके साथ में अन्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। ये किडनी है, इनमें वृक्क, ये रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है, यानी रुधिर से जो यूरिन है, मूत्र है, उसको अलग करता है। सबसे पहले इसमें हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, वृक्क की संरचना। क्योंकि प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, पहले पढ़ेंगे वृक्क के बारे में। वृक्क के अंदर हम वृक्क की संरचना पढ़ेंगे। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो वृक्काणु है, नेफ्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाएगा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय व मूत्रमार्ग। तो वृक्क की संरचना, किस प्रकार से इसकी संरचना है वृक्क की? ये इस तरह की जो संरचनाएं है, इनको कहा जाता है वर्टेनी के वृक्क स्तंभ। इनको कहते हैं वर्टेनी के वृक्क स्तंभ। इसका जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग ये कहलाता है वल्कुट, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है, जिसे वृक्कावरण कहते हैं। ये वृक्कावरण, इसका जो आंतरिक भाग है, ये कहलाता है मेडुला या मध्यांश।
इसका ये अंदर का जो बड़ा भाग है ये कहलाता है पेल्विस, कीपाकार भाग। अंदर की ओर ये धसा हुआ भाग है ये कहलाता है हाइलम। ये अंदर की ओर धसा हुआ भाग हाइलम है और ये कीपाकार जो भाग है ये कहलाता है पेल्विस। और यहाँ पर वर्कीय धमनी और वर्कीय शिराएं इस हाइलम भाग से ये प्रवेश करती है। ये मूत्रवाहिनी। ये वर्क की संरचना है। यहाँ पर आप वर्कीय धमनी, वर्कीय शिरा है, ये दर्शा दो। ये वर्कीय धमनी और ये एक है ये वर्कीय शिरा। ये वर्कीय शिरा। अंदर धसा हुआ भाग है ये कहलाता है हाइलम, ये भाग। और ये पेल्विस भाग यहाँ लिख देता हूँ, ये है पेल्विस। और नीचे ये लिखना जरूरी है, डायग्राम या चित्र किसका है, ये मानव वृक्क। ये वृक्क की संरचना है। तो वृक्क की बाह्य संरचना है, इसमें आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो ये बताना है कि ये किस प्रकार के होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा। उदर गुहा का मतलब पेट के अंदर। एक तो होती है वक्ष गुहा। वक्ष का मतलब फेफड़े, पसलियाँ वगैरह, जो पसलियों का जो पिंजर है जिसके अंदर जो ये फेफड़े है, हृदय है, ये अंग सुरक्षित रहते हैं, वो है वक्ष गुहा। उदर गुहा का मतलब है पेट, जिसके अंदर आंत है, अमाशय है, यकृत है, ये सभी उपस्थित रहते हैं, वो होता है उदर गुहा। ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। उदर गुहा में कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये गहरे भूरे रंग के सेम के बीज के आकार के और उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में बताना है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। दूसरे पॉइंट में आपको वृक्क की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बारे में बताना है। तीसरा पॉइंट, इसका अंदर की ओर धसा हुआ भाग, ये जो भाग है ये ऐसे धसा हुआ है अंदर की ओर, ये भाग कहलाता है हाइलम। अंदर की ओर धसा हुआ भाग कहलाता है हाइलम। इस हाइलम भाग से ही वृक्कीय धमनी है, शिराएं है, मूत्रवाहिनी है, ये इस भाग से ही वृक्क में प्रवेश करती है या इससे ये वृक्क से निकली हुई रहती है, हाइलम भाग से। चौथा पॉइंट, इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है। इसका आंतरिक भाग मेडुला या मध्यांश कहलाता है। इसके चारों ओर पतली झिल्ली का आवरण है, ये वृक्कावरण कहलाता है। और इसका हाइलम के अंदर वाला जो भाग है ये कहलाता है, कीपाकार भाग है, ये कहलाता है पेल्विस। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख, प्रत्येक वृक्क है इसमें, प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म उत्सर्जन इकाइयों, 10 लाख उत्सर्जन इकाइयों से बना हुआ होता है, जिसे
वर्काणु या नेफ्रॉन कहती है। तो प्रत्येक वर्क 10 लाख उत्सर्जन इकाइयों से बना हुआ होता है, जिन्हें कहते हैं वर्काणु या अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहती हैं। और वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ये वर्काणु है। ये वर्काणु क्या है? वर्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, वर्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? वर्काणु या नेफ्रॉन। जिस तरह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से वर्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वर्काणु। ये वर्क है, ये 10 लाख सूक्ष्म जो इकाइयाँ हैं जिन्हें वर्काणु कहते हैं, इससे बना हुआ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्काणु के बारे में या नेफ्रॉन के बारे में। वर्काणु या नेफ्रॉन। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बोमेन संपुट। वर्काणु का जो कटोरीनुमा भाग होता है वो होता है बोमेन संपुट। दूसरा भाग है कुंडलित नलिकाएं, जो 2 प्रकार की है, समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिका। तीसरा भाग है संग्राहक नलिका। इस तरह ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। 3 भाग होते हैं इसके। सबसे पहला है इसमें बोमेन संपुट। दूसरा भाग है कुंडलित नलिकाएं और तीसरा भाग है संग्राहक नलिका। तो वर्काणु या नेफ्रॉन की संरचना क्या है? ये है इसका बोमेन संपुट भाग। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसमें एक तो होती है अभिवाही धमनी, जो रुधिर लाती है, जिसका व्यास ज्यादा होता है, ये है अभिवाही धमनी। दूसरी है अपवाही धमनी। ये है अपवाही धमनी। इसका व्यास कम होता है इसकी तुलना में। और बोमेन संपुट के अंदर ये पतली पतली ये इसमें केशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। हिंदी में इसको कहते हैं केशिका गुच्छ निस्यंदन। केशिकाओं का गुच्छा जो निस्यंदन का कार्य करता है, फिल्टर करने का कार्य करता है, केशिका गुच्छ निस्यंदन। ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका ये बोमेन संपुट के समीप है। फिर है ये यू आकार की जो नली है, ये यू आकार की है, इसको कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप। और फिर ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इससे कहते हैं दूरस्थ
कुंडलित नलिका, और यहाँ पर ये है संग्राहक नलिका। ये इस प्रकार से इसमें ये जुड़ी हुई रहती है। ये संग्राहक नलिका। ये हो गई नेफ्रॉन या वर्काणु की संरचना। वर्काणु या नेफ्रॉन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये, वर्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। बोमेन संपुट के अंदर कौन सा कार्य होता है? इसमें होता है परानिस्यंदन का कार्य। कुंडलित नलिकाओं में होता है पुनरावशोषण का कार्य, और संग्राहक नलिका है, इसमें होता है ये श्रावण, सेक्रेशन, श्रावण का कार्य। तो ये तीन भाग है, तीनों अलग अलग ये कार्य है तीनों भागों के। सबसे पहले इसमें है बोमेन संपुट। इसमें कार्य होता है परानिस्यंदन का कार्य। बोमेन संपुट के अंदर अभिवाही धमनी रुधिर लाती है, ये रुधिर लाती है, अपवाही धमनी रुधिर ले जाती है। इसका व्यास ज़्यादा होने पर रुधिर है वो अधिक मात्रा में आएगा, लेकिन इसका व्यास कम होने के कारण से उतनी ही तेज गति से उतनी मात्रा में रुधिर नहीं जा पाएगा। इसलिए ये जो केशिकाओं का गुच्छा है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर दाब बढ़ने से रुधिर में से जो पदार्थ है, अनेक पदार्थ, ये यहाँ पर इसमें अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं परानिस्यंदन। ये पदार्थ कौन कौन से पदार्थ हैं जो इससे अलग होते हैं? ये है प्लाज्मा है, लवण है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है, जल है, विटामिन है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, ये इसमें सभी फिल्टर हो जाती है, पृथक हो जाती है। तो ये कार्य हो गया बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में इतना ही आपको बताना है, अभिवाही धमनी का व्यास अधिक व अपवाही धमनी का व्यास कम होने के कारण से ग्लोमेरुलस में रुधिर से अनेक पदार्थ, प्लाज्मा, लवण, हार्मोन, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन, ये ग्लूकोज, शर्कराएं है, ये सभी ग्लूकोज, शर्करा, ये सभी यहाँ से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छण जाते हैं, और ये कहाँ जाते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। तो पहले पॉइंट में इतना बताना है। दूसरा है कुंडलित नलिकाएं। इनको वर्कीय नलिकाएं भी कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अब कुंडलित नलिकाएं। इसमें कार्य क्या होता है? इसमें कार्य होता है पुनरावशोषण का कार्य, क्योंकि जो परानिस्यंदन क्रिया हो रही थी उसमें अनेक उपयोगी पदार्थ है वो भी छण करके पृथक हो गए थे। प्रोटीन है, हार्मोन है, शर्करा, उपयोगी पदार्थ है, ये भी इसमें से छण जाते हैं। तो उनमें से जो उपयोगी पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है इन नलिकाओं द्वारा, इसलिए इसे कहा जाता है पुनरावशोषण। दो भागों में बांटा गया है कुंडलित नलिकाओं को। एक तो है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और दूसरा है
दूरस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसकी जो आंतरिक भित्ति है इसमें अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर इसमें पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं? ये सूक्ष्मांकुर ये अवशोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। अवशोषण को कई गुना, लगभग अवशोषण क्षमता है वो यहाँ पर 20 गुना बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, हार्मोन, जल, विटामिन, प्रोटीन, इनका क्या होता है? इनका पुनः अवशोषण हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पुनरावशोषण। दूरस्थ कुंडलित नलिका, एक इसमें हेनले का लूप भी है। दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये समीपस्थ हो ही गया। इसके बाद में है दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसमें क्या कार्य होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में ये वर्क के कॉर्टेक्स या वलकुट या बाहरी भाग है उसमें पाई जाती है, कॉर्टेक्स भाग में पाई जाती है। और इसमें सूक्ष्मांकुर कम होते हैं। इसमें कुछ आयनों का अवशोषण होता है, आयनों का अवशोषण। और तीसरा भाग है हेनले का लूप। हेनले का लूप समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका के मध्य एक यू आकार की जो नली पाई जाती है, सूक्ष्म नली, इसे कहते हैं हेनले का लूप। और हेनले का लूप में कार्य क्या होता है? इसमें प्रमुख कार्य इसका है जल का अवशोषण करना। इसका प्रमुख कार्य है हेनले का लूप का जल का अवशोषण करना। तीसरा भाग है वो है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, और इसमें कार्य क्या होता है? श्रावण, सेक्रेशन का कार्य होता है, श्रावण का। यानी ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया वगैरह है, अमोनिया, यूरिया, ये सभी इसमें स्रावित कर दिए जाते हैं संग्राहक नलिका में। यह नलिका कहाँ पाई जाती है? ये वर्क की जो पिरामिड बताए थे आपको, इस तरह की जो संरचना थी पिरामिड, इनके अंदर ये पाई जाती है संग्राहक नलिका। पुनरावशोषण क्रिया हो जाती है। पुनरावशोषण क्रिया जो कुंडलित नलिकाओं में होती है, उसके पश्चात जो शेष बचा हुआ जो अपशिष्ट है, तरल पदार्थ है, मूत्र है, ये संग्राहक नलिका के अंदर क्या होता है? एकत्रित होता जाता है। इस क्रिया को कहते हैं श्रावण। और ये संग्राहक नलिका है, ये मूत्राशय से होती हुई, ये मूत्रवाहिनी से होती हुई मूत्राशय में खुलती है। ये संग्राहक नलिकाएं है, ये आगे मूत्राशय में खुलती है। संग्राहक नलिका है, आगे चलकर ये मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय में क्या होता है? यहाँ पर जहाँ मूत्र एकत्रित होता रहता है। तो ये हो गया वर्गाणु की संरचना को 3 भागों में बता दिया गया है। 3 भाग है बोमेन संपुट, जिसमें परानिषेधन होता है। कुंडलित नलिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले का लूप। समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, जिससे अवशोषण क्षमता 20 गुना बढ़ जाती है। हेनले का लूप है, इसके अंदर जल का अवशोषण होता है। और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं है, इसमें कुछ आयनों का अवशोषण होता है, इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। और तीसरा पॉइंट है संग्राहक नलिका। ये संग्राहक नलिका है, तो कुंडलित नलिकाओं से पुनरावशोषण के पश्चात शेष बचा हुआ जो अपशिष्ट है, जिसे मूत्र कहते हैं, ये संग्राहक नलिकाओं में एकत्रित होता रहता है। संग्राहक नलिकाओं से ये मूत्रवाहिनियों द्वारा होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है, जहाँ पर ये मूत्र एकत्रित होता रहता है।
तो इस तरह ये उत्सर्जन की क्रिया को जिसमें वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है वृक्क के बारे में। वृक्क की संरचना हो गई और वृक्क वर्काणु से बना हुआ होता है, तो वर्काणु के बारे में ये इसकी संरचना और इसके 3 भाग है, ये हो गई। बाकी मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है, इनके बारे में कल पढ़ेंगे और वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।